हॉल में पूरा परिवार एकत्रित था। मधु जी नाराज होकर बैठी हुई थी और अपनी बहू से सवाल जवाब कर रही थी। इस दौरान रचना ने मधु जी को जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे मेरा कमरा चेक कर ही चुकी हो तो फिर भला अब क्यों पूछ रही है कि मेरे पास ये सामान है या नहीं। रचना ने कहा तो उसकी बात सुनकर मधु जी पहले तो झेप गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झाँक करती हूँ। अरे, मुझे क्या पड़ी ये सब करने की, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मधु जी ने कहा, अच्छा मम्मी जी, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में ये सब सामान रखा हुआ था? किसने बताया आपको? मैंने तो अभी तक किसी से कुछ कहा ही नहीं कि मेरी अलमारी में बंदेज की साड़ी रखी हुई है। रचना ने अचानक सवाल किया तो हॉल में खामोशी पसर गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद मधु जी भी झेप गई। मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि सब घर के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि रचना के पास ब्लू कलर की बंदेज की साड़ी है, जबकि मैंने तो वो साड़ी रचना को कल रात को ही लाकर दी थी और रचना सुबह आपके मंदिर से आने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। तो इस बारे में घर में किसी से कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ तक कि मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा। अब की बार बेटे संदीप ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर मधु जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था कि तभी उनके पति मोहन जी बोले, अरे, अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? तुम्हें कैसे पता कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है? तुमने बहू की अलमारी खोली थी क्या? मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती हैं और फिर घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं कि मेरे पास ये सामान है क्या, और अगर मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास नहीं है तो फिर 2 दिन तक मुंह फुला के रहती हैं, बात बात पर गुस्सा होती रहती हैं। रचना ने कहा। ये सुनकर पहले तो मधु जी नज़रें बचाती रहीं, पर फिर कुछ सोचकर तुनकते हुए बोली, तो और क्या करूँ मैं? मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता ही नहीं चलता। अरे, कम से कम घर के बड़ों को पता तो होना चाहिए कि घर में क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में तो सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती है और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में ही सुखाती है ताकि हमें पता ही ना चले। बस करो तुम, क्या बोले जा रही हो? अरे, जो भी करती है अपने कमरे में करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है? तुम्हारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं करती। मोहन जी बोले, क्यों, समस्या नहीं होगी मुझे? ये खुद तो छुप छुप के काम करती है और मेरे बेटे को भी इसने अपने जैसा बना लिया। अब वो तक मुझे नहीं बताता कि वो क्या लेकर आ रहा है। मधु जी की बात सुनकर संदीप भी झेप गया। उसने रचना की तरफ देखा और फिर शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। बस इतना ही बोला, मम्मी, अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा? और चुपचाप अपनी नज़रें नीचे किए वो अपने कमरे में चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी ही बहू के कमरे की उसकी गैर हाजिरी में चेक करते हुए। छी, कितनी भद्दी सोच है तुम्हारी, कहकर मोहन जी भी बाहर चले गए। पर मधु जी को अपनी गलती का एहसास कहाँ था, इसलिए मुंह फुलाकर रचना से बोली, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे घर में कलेश कराकर? अच्छी खासी शांति थी घर में, पर फूट डालने से बाज नहीं आई। रचना हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, पर मधु जी तो अपनी ही टेक के साथ अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली गई। रचना की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में वो कई बार ये बात नोटिस कर चुकी थी कि जो सामान वो अपनी अलमारी में जैसा छोड़कर जाती थी वो उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसकी अलमारी में सामान ऊपर नीचे हो रखा होता था। कई बार वो सामान जहाँ रखती वो उसे वहाँ नहीं मिलता था, पर फिर ये सोचकर रह जाती कि शायद जल्दबाजी में वो खुद ऐसा छोड़कर आई होगी। लेकिन फिर उसके बाद मधु जी के जो सवाल आते थे उसे सुनकर वो हैरान रह जाती थी। कई बातों से उसे लगता था कि मम्मी जी तो कहीं ऐसा नहीं करती कि उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी खोलकर, पर वो बोले कैसे, इसलिए वो चुप रह जाती। शादी के बाद पहली राखी पर वो अपने मायके से लौट कर आई थी। तब उस समय मम्मी जी अपने मायके गई हुई थी। उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में ही रख दी थी। उसकी मम्मी ने उस समय उसे बेंटेक्स की चूड़ियाँ दी थी। जब शाम को मधु जी घर पर आई तो उसने साड़ियाँ तो उन्हें दिखा दी, पर वो चूड़ियाँ नहीं दिखाई थी। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक मधु जी ने कहा, बहू, भला अपनी बेटियों को सोने की परत वाली चूड़ियाँ कौन देता है? इसके बदले तो सोने की चूड़ियाँ ही दे देनी चाहिए। कम से कम उसके पास मायके वालों की तरफ से गहने तो हो जाते हैं। अचानक मधु जी ने कहा तो रचना हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था
कि उसने वो चूड़ियाँ उन्हें कब दिखाई थी। उसके मन में चल रही इस बात को समझकर मधु जी ने कहा, अरे बहू, तूने बताया तो था चूड़ियाँ साड़ी के साथ। मधु को लगा कि शायद वही बताकर भूल गई है। अक्सर उसे मधु जी की बातों से यही शक होता था कि वो उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती हैं, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वो ऑफिस से आई तो मधु जी नाराज बैठी हुई थी। उसने पूछा तो मधु जी विफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई सूट भी नहीं पहनता है और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं हमारे पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। देखो बहू, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। मम्मी जी, आपको कैसे पता? रचना ने धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर मधु जी सकपकाते हुए बोली, पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर में तुम ये हरकतें करती हो, अपने कमरे में धोकर सुखाती हो, पता नहीं चलेगा मुझे? और बात को वहीं ख़त्म करके वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन रचना को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई है। वो अपने कमरे में चेक करने के लिए गई थी और सच में उसने आज नाइटी धो के नहीं सुखाई थी। उसने शाम को संदीप से कहा तो संदीप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी का ताला लगाना चाहा तो संदीप ने उसे डांट दिया, तुम मेरी मम्मी पर शक कर रही हो, कोई ज़रूरत नहीं ताला लगाने की। लेकिन कल रात को संदीप ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वो रचना के लिए एक बंदेज की साड़ी लेकर आया था। जब वो घर पहुंचा तब तक मधु जी सो चुकी थी। रचना ने वो साड़ी चुपचाप जाकर अलमारी में रख दी थी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उसकी कोई भी बात नहीं की। लेकिन शाम को मधु जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही संदीप और मोहन जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर के बाद मोहन जी बाहर से आए और रचना को आवाज़ देकर बुलाया। रचना के साथ साथ संदीप भी बाहर आ गया। रचना को देखते ही मोहन जी ने अपने पास से ताला और चाबी निकालकर रचना की तरफ बढ़ा दिए और कहा, बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा ही लॉक करके जाया करो। मैं नहीं चाहता कि इस घर में जो आज हुआ है वो दोबारा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। रचना और संदीप हैरानी से मोहन जी की तरफ देखने लगे तो मोहन जी बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगाकर रह लो। मोहन जी के इतना बोलने के बावजूद भी मधु जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और तुनक कर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से रचना अपने कमरे को तो नहीं लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जरूर जाने लगी और इस बार उसे संदीप ने बिल्कुल नहीं रोका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।